Hello बच्चों, let's read the question. The question says, on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. तो यहाँ पर हमें 5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं और हर एक में हमें चेक करना है कि वो जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं कि कंसिस्टेंट होना या कंसिस्टेंट होना इक्वेशन का हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस इस टाइप से दे रखी हो, सपोज एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस अगर कंसिस्टेंट है, ओके, तो कंसिस्टेंट के अंदर दो केसेस आते हैं, या तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, आइदर इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, या उनका होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इन दो में से कोई भी एक कैटेगरी अगर है तो इक्वेशन क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन, ओके। और अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों सेम है तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और दोनों ही केस में सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? कंसिस्टेंट। अब आ जाते हैं इनकंसिस्टेंट पर। इनकंसिस्टेंसी में क्या होता है कि हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है। इनकंसिस्टेंट मींस इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन कुछ इस तरह होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम तीनों रेशियोज निकाल लेंगे, जिस भी कैटेगरी के अंदर वो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशंस दे रखी हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और सेकेंड वाली है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया इक्वेशंस को। अब इसके बाद यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये कोफिशिएंट्स, जैसे ये a1 हो गया जो y के साथ है वो b1 हो गया, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये c1 हो गया, इसी तरह से ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। अब रेशियो निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं a1 अपॉन a2 मीन्स 3/2 हो गया, ठीक है। b1 अपॉन b2 2 अपॉन माइनस 3। तो यहाँ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों सेम नहीं है ना, ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है। दिस मीन्स सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक है। अब सॉल्यूशन यूनिक है तो इक्वेशंस कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशंस यहाँ पे कंडीशन हो गई, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? कंसिस्टेंट हो गया, ओके। ये फर्स्ट पार्ट हमारा लग गया। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में इक्वेशंस दे रखी है 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल टू 7। सारे टर्म्स इसमें भी एक साइड कर लेते हैं। तो 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड वाली क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसमें भी सारे टर्म्स एक साइड ले लेते हैं। तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो a1 ये हो गया b1 और ये हो गया c1, ये है a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। रेशियो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 मीन्स 3/2 अपॉन 9। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1 अपॉन 9 हो जाएगा, 3 3 9, ये आ गया 1/6।
अब निकालते हैं b1 अपॉन b2। b1 है 5/3 और b2 है -10, तो ये हो गया 5/3 इंटू -1/10। 5 से 10 कैंसिल करेंगे 2 आएगा और 3 2 ज़ा 6, -1/6 आ गया ये, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया क्योंकि दोनों ये सेम नहीं है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में था ना, यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन, तो इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, ये कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ओके, तो इस वाले पार्ट का आंसर हमारा क्या हो गया, सेट ऑफ इक्वेशंस जो है ये कंसिस्टेंट है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इक्वेशंस दे रखी है, एक सेकेंड, ये सेकेंड पार्ट, ये मैंने थर्ड पार्ट लगा दिया है अभी, ये थर्ड पार्ट था। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा ऑलरेडी लग गया है, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। नाउ अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इनको भी सबको एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। कोफिशिएंट्स a1 b1 c1 और ये हो गया a2 b2 और c2। रेशियोज निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 मीन्स 2 अपॉन 4, तो ये आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -6, ये भी आ गया 1/2 और c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -9, तो ये तो आया 8 अपॉन 9। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर है, बट c1 अपॉन c2 डिफरेंट है ना इन तीनों से, इन दोनों से। तो ये केस कैसा हो गया, नो सॉल्यूशन वाला। जब ये केस नो सॉल्यूशन वाला हो गया, दैट मीन्स इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट हमारी कंप्लीट हो गए। ओके, चलिए अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ वाला है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 और माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें देख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है। a1 b1 c1, this is a2 b2 and c2। a1 upon a2 means 5 upon -10 -1/2 हो गया। b1 upon b2 -3 upon 6, ये भी -1/2 हो गया। और c1 upon c2 -11 upon 22, दिस इज ऑल्सो -1/2। ये तीनों सेम आ गए, है ना। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब तीनों सेम होती हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पर आ गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। इक्वेशंस यहाँ पर हो गई कंसिस्टेंट। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। ओके, चलिए अब फिफ्थ पार्ट पे आ गए हैं। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर फिर से वही काम करना है, कोफिशिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो
ये हो गया A1, B1, C1. This is A2, this is B2 and this is C2. अब निकालते हैं A1 अपॉन A2, 4 अपॉन 3 अपॉन 2 मीन्स 4 अपॉन 3 इंटू 1/2 हो जाएगा ये ना, रिवर्स होकर के 2 2s are 4, so this is 2/3. B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा, B1 अपॉन B2 भी 2/3 है, और C1 अपॉन C2 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2s are 8 और 4 3s are 12. यहाँ पर भी ये तीनों सेम आ गए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2. जब तीनों सेम होते हैं तो कंडीशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना, so they are infinite number of solutions. तो ऐसे में इक्वेशंस कैसी हो जाती हैं, ऐसे में इक्वेशन हो जाती है हमारी कंसिस्टेंट. ये इक्वेशंस कैसी हो गई हमारी, कंसिस्टेंट हो गई. ओके, तो इसका भी आंसर आ गया consistent. In this way we have done all the 5 parts of this question. Hope you understand it well. Thank you.